तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में डाइव करते हैं। इमेजिन कीजिए कि हमारा भारतीय संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक अल्टीमेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? और किसी भी पावरफुल सिस्टम की तरह इसका भी एक कोर होता है। आज हम उसी कोर को डिकोड करने वाले हैं, यानी कार्यकारी पालिका की शक्तियां, जो आर्टिकल 72 से लेकर 78 तक फैली हुई हैं। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं हैं, बल्कि ये वो पिलर्स हैं जो तय करते हैं कि असली। आज के हमारे इस रोड मैप में 5 मेन स्टॉप्स हैं। पहला, राष्ट्रपति का क्षमादान। दूसरा, कार्यपालिका और सलाहकार परिषद। तीसरा, मंत्रियों से जुड़े प्रावधान। चौथा, महान्यायवादी। और पांचवा, सरकार का कार्य संचालन और प्रधानमंत्री के कर्तव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, राष्ट्रपति का क्षमादान। देखिए, आर्टिकल 72 कोई आम नियम नहीं है। बात यहाँ सीधे जीवन और मृत्यु की होती है। जब सारी कानूनी प्रक्रियाएं खत्म हो जाती हैं, तो संविधान देश के प्रमुख को एक आखिरी पावर देता है। इसमें 5 बहुत ही क्रूशल टाइप के क्षमादान हैं। पार्डन यानी फुल क्लियर, अपराध और सजा दोनों एकदम खत्म। रिप्रीव का मतलब है सजा को कुछ समय के लिए डिले कर देना। रेस्पाइट एक स्पेशल सिचुएशन है, जैसे कोई मेडिकल कंडीशन या प्रेगनेंसी, जहां सजा को कम कर दिया जाता है। रेमिशन में सजा का ड्यूरेशन कम होता है, लेकिन उसका नेचर नहीं बदलता, जैसे 2 साल की जेल को 1 साल कर देना। और फाइनली कम्यूटेशन, जहां कठोर सजा को किसी हल्की सजा में बदल दिया जाता है। ये सारी पावर्स कोर्ट मार्शल, केंद्रीय कानूनों और मृत्युदंड जैसे गंभीर मामलों में लागू होती हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है। क्या राष्ट्रपति की ये पावर अनलिमिटेड है? जी नहीं। कहर सिंह मामले ने एक बहुत ही हिस्टोरिक प्रेसिडेंट सेट किया। इस लैंडमार्क जजमेंट ने साफ कर दिया कि हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करते हैं और मामले को फिर से देख सकते हैं, लेकिन उनका फैसला जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर बिल्कुल नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की भी समीक्षा कर सकता है ना? कमाल का चेक एंड बैलेंस। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, कार्यपालिका का दायरा और सलाहकार परिषद। अब आप सोच रहे होंगे कि केंद्र सरकार की पावर आखिर कहां तक फैली हुई है। आर्टिकल 73 इसी लिमिट को सेट करता है। ये एकदम क्लियर करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति केवल और केवल उन मामलों तक सीमित है जिन पर संसद कानून बना सकती है, जैसे कि डिफेंस, रेलवे या फॉरेन पॉलिसी। ये फेडरल स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ताकि केंद्र और राज्य अपने अपने दायरे में रहें और एक दूसरे के काम में दखल ना दें। अब आर्टिकल 74 की टाइमलाइन देखिए, ये किसी थ्रिलर से कम नहीं है। 1976 में 42वां संशोधन ने कहा कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह हर हाल में माननी ही होगी। लेकिन फिर आता है 1978 का 44वां संशोधन, जिसने इस पावर डायनामिक में थोड़ा सा बैलेंस डाल दिया। अब राष्ट्रपति किसी भी सलाह को एक बार वापस भेज सकते हैं, पर कैच ये है कि अगर वो सलाह दोबारा उनके पास आ गई तो फिर उन्हें उस पर साइन करना ही पड़ता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला? एक बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन। एक तरफ हैं हमारे राष्ट्रपति, जो नाम मात्र की कार्यपालिका यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, और दूसरी तरफ हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, जो वास्तविक कार्यपालिका या रियल एग्जीक्यूटिव हैं। सत्ता की असली चाबियां असल में इन्हीं के पास होती हैं। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, मंत्रियों के लिए प्रावधान। आर्टिकल 75 में असली एग्जीक्यूटिव्स को लेके कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, और यहाँ ये 15% का नंबर लिटरली बहुत क्रूशल है। 91वें संशोधन ने ये फिक्स कर दिया कि पूरी मंत्रिपरिषद का साइज लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। इसका सीधा सा मतलब था उन जंबो कैबिनेट्स पर रोक लगाना जो सिर्फ खर्चे बढ़ाती थी। और इसी आर्टिकल में एक बहुत ही ड्रामेटिक रूल भी है, ये 6 महीने का टाइमर। मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया जो संसद का सदस्य नहीं है, तो क्या होगा? तो उनके पास संसद की सदस्यता हासिल करने के लिए ठीक 6 महीने का समय होता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो सीधा बाहर, उन्हें अपना पद छोड़ना ही पड़ता है। और हाँ, संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका फंडा बहुत सिंपल है, सारे मंत्री एक साथ तैरेंगे या फिर एक साथ डूबेंगे। अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो किसी एक को नहीं बल्कि पूरी की पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है।
पूरा का पूरा सिस्टम आउट। आइए अब नजर डालते हैं भाग 4 पर, कानूनी रक्षक। अब सोचिए, जब खुद केंद्र सरकार पर कोई लीगल केस कर दे तो उन्हें कोर्ट में कौन डिफेंड करेगा? यहाँ एंट्री होती है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की। ये देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं और इस पद की ग्रेविटी आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल बनने के लिए आपके पास वो सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो सीधे एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए होती हैं। इनके विशेषाधिकार बहुत ही यूनिक हैं। ये सरकार को एडवाइस देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ तक कि संसद की कार्यवाही में जाकर बैठ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ एग्जाम्स में फंसाने वाला एक बहुत बड़ा पॉइंट है। पार्लियामेंट में बैठने के बावजूद उनके पास वोट करने का कोई अधिकार नहीं होता, 0 वोटिंग राइट्स। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल और 5वें भाग पर, कार्य संचालन और प्रधानमंत्री के कर्तव्य। सरकार का इतना बड़ा रोजमर्रा का कामकाज हवा में तो चलता नहीं है, राइट? आर्टिकल 77 कहता है कि सरकार के सारे एक्शंस फॉर्मली राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाएंगे और इसके लिए राष्ट्रपति रूल्स ऑफ बिजनेस यानी कार्य संचालन नियम बनाते हैं। यही वो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है जो सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच काम को बांटता है और सबकी अकाउंटेबिलिटी तय करता है। और फाइनली आर्टिकल 78 जो प्रधानमंत्री को एक बहुत ही क्रिटिकल ब्रिज बनाता है, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच का ब्रिज। कैबिनेट क्या फैसले ले रही है, ये राष्ट्रपति को बताना सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की ड्यूटी है। अगर राष्ट्रपति कोई इन्फॉर्मेशन मांगे तो वो देना, और अगर किसी मंत्री ने अकेले कोई फैसला ले लिया है और राष्ट्रपति चाहते हैं कि पूरी कैबिनेट उस पर सोचे, तो पीएम को वो मुद्दा पूरी कैबिनेट के सामने रखना होता है। तो ये रहा पूरा आर्किटेक्चर एक ही फ्रेम में, आर्टिकल 72 से लेकर 78 तक। ये टेबल आपके क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। क्षमादान से लेकर पीएम के कर्तव्यों तक यही वो वास्तुकला है जिस पर हमारी पूरी कार्यपालिका टिकी हुई है। इस पूरे सिस्टम को डीपली समझने के बाद जाते जाते आपके लिए एक सवाल, अगर हमारे राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख हैं लेकिन फिर भी मृत्युदंड को माफ करने जैसी अल्टीमेट पावर उन्हीं के पास है, तो इस विशाल संसदीय लोकतंत्र में न्याय के तराजू को असल में बैलेंस कौन कर रहा है? लिखे हुए नियम या उन्हें लागू करने वाले लोग? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।